हेलो एवरीवन, मुझे आशा है कि आप सब स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। सो बिना वक्त को बर्बाद किए हुए हम लोग चलते हैं अपने हिंदू पेपर एनालिसिस की ओर। सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे कौन सा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है इस न्यूज़पेपर में और उसके बाद हम लोग उसे एनालाइज करेंगे। So let us identify the most important news. This is Thursday, March 24, 2022 daily edition, right? So let's see. Now it is a very good news that our exports, हमारे exports जो है कितना क्रॉस कर गया, 400 बिलियन डॉलर का एनुअल टारगेट को हम लोग क्रॉस कर गए हैं, ठीक है। और शिपमेंट जम किया इसी कारण। ओके, प्राइम मिनिस्टर ने कांग्रेचुलेट किया फार्मर्स को, वीवर्स और एमएसएमई सेक्टर को। देखेंगे कैसे क्यों क्या हुआ। सेंटर टू रिकॉल ऑर्डर ऑन कोविड कंटेनमेंट इंपॉर्टेंट है क्योंकि सेंटर ने ऑर्डर दिया, तो किसने ऑर्डर दिया है, कैसे, किस मिनिस्ट्री से ऑर्डर आया, देखेंगे और क्या ऑर्डर में क्या आया, इसे और बढ़ने करके समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। डिजिटल ट्रेल में अनरावल क्रैश मिस्ट्री। वो जो दुखद घटना हुई थी चाइना में जहां 132% की मृत्यु हो गई थी प्लेन क्रैश से, उसका डिजिटल ट्रेल लेने की कोशिश की जाएगी। देखेंगे क्या है करके से। आगे बढ़ते हैं पेज नंबर 2 पे। कुछ नहीं है इस पेज पे भी, कुछ खास नहीं है। फिर वही मुल्ला पेरियार डैम वाला, इसका आप लोकेशन देख लें, लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तमिलनाडु में और ये सर्च किसको करता है, केरला को करता है, ठीक है। उसके बाद इस पेज पे भी कुछ नहीं है। उसके बाद आगे आते हैं 11 माइग्रेंट वर्कर डेड इन गोडाउन फायर, ये सब ठीक है, सब कोई काम का न्यूज उतना नहीं है। ओके, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग सिर्फ न्यूज देखते हैं जो काम की है, ठीक है ना। उसके बाद ग्लोबल अनसर्टेनिटीज एंड इंडिया ग्रोथ प्रोस्पेक्ट, इंपॉर्टेंट आर्टिकल हो सकता है, पढ़ के देखेंगे क्योंकि सी रंगाराजन सर और डीके श्रीवास्तव सर के आर्टिकल्स अच्छे होते हैं, या आमतौर पे तो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। विल सी व्हाट इट इज रिलेटेड टू एंड व्हाट इट हैज टू से। ओके, ट्रैकलिंग द परसिस्टेंट ग्रोथ ऑफ चाइना, ये भी लग तो रहा है कि हमारे सिलेबस से रिलेटेड होगा, पढ़ के देखेंगे हम इसे। उसके बाद हम लोग देखेंगे ये अंडरस्टैंडिंग पुतिन एंड रशिया साइकी इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस, रशियन लीडर्स हैव टेंडेड टू सीक ऑपरेसिव कंट्रोल इंस्टेड ऑफ पीस टॉक। लग रहा है जैसे कुछ हिस्टोरिकल फैक्ट्स के बारे में इसमें डिस्कशन होगा और एनालिसिस किया जाएगा उस एंगल से। विल सी व्हाट इट इज। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद इस पेज पे टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट पेज पे तो कंट्रोवर्सी और प्रपोज्ड मेकेडाटू वाटर प्रोजेक्ट, जानेंगे ये कहाँ है क्या है इसके बारे में। ओके, उसके बाद आते हैं अगला द आर्टेमिस प्रोग्राम, ठीक है, नासा का न्यू मून मिशन है, इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। मुझे लगता है, ऐसा मेरा मानना है कि जिस्ट पढ़ के इसका काम हो जाना चाहिए। विल सी टू इट इफ इट इज पॉसिबल टू अंडरस्टैंड द आर्टिकल बाय जस्ट रीडिंग द जिस्ट। इस पेज पे भी कुछ खास न्यूज तो डेवलपमेंट नहीं है, वही सब न्यूज है जो पहले से चलता आ रहा था। ओके, यहाँ पे एक हमारे फॉरेन सेक्रेटरी हर्ष सिंगरेला ने कॉल किया है किस चीज के लिए, अलाइनमेंट बिटवीन यूएन एंड एलएएस। ओके, एलएएस क्या होती है, एलएएस होती है लीग ऑफ अरब स्टेट्स, ठीक है। तो उसके बीच में अलाइनमेंट के लिए कॉल किया, देखेंगे क्या है, क्या कहना चाहते हैं, किस कॉन्टेक्स्ट में है। पर ऐसा लग रहा है कि मिडिल ईस्ट से रिलेटेड है, और मिडिल ईस्ट हमेशा ही यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा है, तो हम लोग इसको करेंगे। फिर फ्यू विलेजेस रिसीव वेस्ट डिस्पोजल इंफ्रास्ट्रक्चर, अगेन दिस इज अ वेरी डिस्टर्बिंग टाइप ऑफ न्यूज कि पैसा जाने पे भी, पैसा होने पे भी क्यों ऐसा हो रहा है कि वेस्ट डिस्पोजल इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड नहीं कर पा रहा है, रिसीव नहीं कर पा रहा है विलेजेस, किस पैनल ने कहा है, क्या कहा है, देखेंगे हम लोग इसे। उसके बाद यहाँ पे चाइना कहा है कि रशिया को जो G20 से बाहर नहीं निकाला जा सकता है। हम लोग G20 के मेंबर्स देखेंगे क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वही इंपॉर्टेंट है। निकाल दिया जाएगा तब देखेंगे क्या प्रोसेस है क्या नहीं, अभी निकाला नहीं गया, ये सिर्फ अटकलें लगाई जा रही है, ठीक है, तो उसका कोई खास मतलब नहीं रह जाता है। इकोनॉमिक्स पेज पे, इकोनॉमी इंडियन बिजनेस पेज पे ऐसा कुछ खास आया नहीं है, ठीक है, बट वही है, कुछ खास है नहीं। परफॉर्मेंस इंसेंटिव्स की एक बात कर रहा है, आप देखेंगे। ऐसे तो देखने की इसे खास जरूरत नहीं क्योंकि ये सिर्फ बात ही कर रहा है, इसमें कुछ कॉन्सेप्चुअल नहीं है। ओके, अच्छा, स्पोर्ट्स पेज पे एक डेवलपमेंट हुआ है, एशली बार्टी जो थी, ठीक है, अभी ऑस्ट्रेलियन ओपन जिन्होंने जीता था, उन्होंने कल संन्यास ले लिया है, ठीक है। तो बस ये जानना है कि उन्होंने संन्यास ले लिया और वो टेनिस से रिलेटेड है, राइट। उसके अलावा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। इधर आईपीएल है और तो कुछ खास दिख नहीं रहा है। तो इसी के साथ हम लोग का एनालिसिस सेक्शन की ओर बढ़ते हैं। हमारा आइडेंटिफिकेशन पार्ट खत्म हो गया और हम लोग एनालिसिस सेक्शन की ओर बढ़ते हैं। ओके, सो पहले न्यूज़ पे आते हैं डायरेक्टली। हमारा एक्सपोर्ट्स जो है, ये बहुत अच्छी न्यूज़ है हमारे लिए कि हमारा जो भारत का नेट एक्सपोर्ट्स है वो कितना क्रॉस कर गया है, 400 बिलियन एनुअली क्रॉस किया है, ठीक है। और ये बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ है। क्यों पॉजिटिव न्यूज़ है, क्योंकि जैसा एक्सटर्नल सेक्टर अभी चल रहा है, इकोनॉमी का जो प्रॉब्लम आ गया है, क्यों प्रॉब्लम आ गया, क्योंकि मेनली वॉर हो गया है रशिया और यूक्रेन के बीच में, ग्लोबल क्रूड ऑयल का प्राइसेस बढ़ गया है, और पोस्ट पैंडेमिक रिकवरी के चलते जो इन्फ्लेशन आया है, ये तीनों जो है मिलकर के बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे थे इकोनॉमी को। उसमें एक अच्छी खबर यह आई है कि 400 बिलियन एनुअल टारगेट जो हमारा गुड्स शिपमेंट का था, गुड्स देखिए, ओनली गुड्स की बात हो रही है, सर्विसेज की बात नहीं हो रही है, ठीक है। तो गुड्स शिपमेंट का जो 400 बिलियन का एनुअल टारगेट था, हमने उसे फर्स्ट टाइम क्रॉस किया है, और ये पूरे देश के लिए बहुत ही गर्व की बात है, ठीक है। इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, इसमें क्या क्या दिया है इसने, इस इन्फोग्राफिक में क्या दिया है। Indian merchandise exports have reached 400 billions in fiscal year 20 financial year 2022, 9 days ahead of the target। 9 दिन पहले ही टारगेट से हम लोग वहां पहुंच गए, क्योंकि 9 दिन अभी 31 तारीख आने में बचा हुआ ड्यू टू पैंड, ठीक है। जबकि क्या हुआ था, 2021 में एक डिप रजिस्टर किया था हमने पैंडेमिक के कारण। डिस्पाइट दिस सर्जेस, इंडियन बैलेंस ऑफ ट्रेड रिमेन्स नेगेटिव। देखो, यही मैं बताना चाह रहा था
कि बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है अभी भी क्या है, नेगेटिव है। क्यों नेगेटिव है? क्योंकि जो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं अभी भी क्या है, लेस देन इंपोर्ट से है, ठीक है। तो एक्सपोर्ट हम ऑलमोस्ट 400 बिलियन $400 बिलियन का कर रहे हैं एक्सपोर्ट्स, और इंपोर्ट्स कितना का कर रहे हैं? इंपोर्ट्स हम लोग का ऑलमोस्ट 550 के आसपास होता है, ठीक है, 550+ बिलियन डॉलर्स के आसपास होता है, ठीक है, इसी रेंज में होता है, थोड़ा मेरा ऊपर नीचे होता है। तो अभी भी हम लोग का मोर और लेस $150 बिलियन का हम लोग पे ये कर्ज है ही। फिर सर्विसेज का आता है, एक्सपोर्ट्स ये सिर्फ मर्चेंडाइज का है, ठीक है, गुड्स का है, तो इसमें और भी सर्विसेज का भी आएगा, और ये सब मिला करके हम लोग का करीब करीब बनता है नेगेटिव ही अभी चल रहा है बैलेंस ऑफ ट्रेड, ठीक है, ये जानने वाली बात है, ठीक है। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है? नेट इंपोर्ट्स माइनस नेट एक्सपोर्ट। तो ये दे देगा मैग्नीट्यूड और नेगेटिव, मतलब इसको ऐसे पकड़ लेते हैं, बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या हो जाता है? एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। तो अगर एक्सपोर्ट ग्रेटर देन इंपोर्ट होगा तो पॉजिटिव बैलेंस ऑफ ट्रेड आएगा, और एक्सपोर्ट लेस देन इंपोर्ट होगा तो नेगेटिव बैलेंस ऑफ ट्रेड आएगा, ठीक है। माइलस्टोन है, दिस इज अ माइलस्टोन, मोदी जी ने कहा है, और कहाँ कहाँ पे हुआ है देख लेते हैं, किसके सेक्टर में बेसिकली हम कर पाए इसे। देखो, शिपमेंट ऑफ मर्चेंडाइज इंक्लूडिंग इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स, एपरेल, गारमेंट, जेम्स एंड ज्वेलरी, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, ठीक है, तो ये सब में हुआ है बेसिकली। अच्छा, और तो कुछ खास इसमें है नहीं, अब आगे आते हैं। एक ये न्यूज आया है सेंटर टू, ठीक है, रिकॉल ऑर्डर ऑन कोविड कंटेनमेंट। सेंटर क्या करेगा? कोविड कंटेनमेंट का जो ऑर्डर था डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत जो इसने दिया था, लॉन्च किया था, मतलब इन्होंने दिया था, कब दिया था? जब कोविड का सिचुएशन ग्रेव हो गया था कंट्री में। अब उसको रिकॉल करने का सेंटर ये मन बना चुका है, और देख लेते हैं कौन सा। तो ये डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अंदर ऑर्डर कौन दिया था? ऑर्डर दिया था होम मिनिस्ट्री। ये बस एक यही याद रखने वाला चीज है, बाकी सब नॉन फैक्टर, ठीक है। तो होम मिनिस्ट्री के अंदर डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट का था, ठीक है। इसलिए देखो, यूनियन होम सेक्रेटरी अजय भल्ला ने इन्फॉर्म किया स्टेट को, ना कि हेल्थ सेक्रेटरी ने इन्फॉर्म किया, ओके। लेकिन हेल्थ मिनिस्ट्री और जो भी एक चीज ये है कि अभी भी जो कोविड प्रोटोकॉल्स है, जैसे मास्क लगाना और वो सब, वो अभी भी जो है आईपीसी के अंदर वो पनिशेबल रहेगा। और यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने क्या कहा कि फेस मास्क एंड फॉलोइंग हैंड हाइजीन विल कंटिन्यू टू गाइड कोविड-19 मैनेजमेंट मेजरमेंट्स, ठीक है। तो बस ये याद रखना, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट किसके अंदर आया था? होम मिनिस्ट्री के अंदर आया था, ठीक। अगला देखते हैं, डिजिटल ट्रेल में अनरावल क्रैश मिस्ट्री, जो दुखद घटना हुई थी परसों। क्या हुई थी दुखद घटना? मार्च 21 को, कि एक प्लेन था चाइना का, बोइंग 737 और 757 ऐसा ही कुछ था, ठीक है, 737 ही था मेरे ख्याल से। वो क्रैश कर गया था, और इट लेड टू किलिंग ऑफ 132 किलिंग्स हो गया इसमें, जो कि बहुत ही ज्यादा दुखद घटना थी। तो इसके अब इसका जो मिस्ट्री है, क्यों ये क्रैश किया और ये सब, उसके लिए डिजिटल ट्रायल किया जाएगा, पता लगाया जाएगा कैसे हुआ, क्यों हुआ, उसके ब्लैक बॉक्स को पता लगाया जाएगा, और यही सब चीजें, तो उसको डिजिटली एनालाइज किया जाएगा, ठीक है। और इसके साथ ये पेज पे तो कुछ खास न्यूज बचा नहीं, अब अगले पेज पे चलते हैं। ये मुल्ला पेरियार डैम जो है ना, हमेशा ही इशू में रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि देखो बहुत सिंपल है, ये अगर हम सदर्न इंडिया मान लें और ये केरला मान लें इसको, ठीक है, तो ऐसे है सदर्न इंडिया लगभग, ठीक है, तो इधर से कहीं तमिलनाडु ऐसे जाता है, तो केरला और तमिलनाडु, ठीक है। तो इस डैम का क्या प्रॉब्लम है ना, कि ये डैम है तमिलनाडु में, राइट, मान लो यहाँ पे है, ठीक है, एकदम बॉर्डर पे। तो डैम लोकेशन कहाँ है? तमिलनाडु में। और फीडिंग इसका डैम का यूटिलिटी कहाँ है? यूटिलिटी बेसिकली कहाँ है? यूटिलिटी है हमारा इसका केरला में, ठीक है। तो यही प्रॉब्लम, तमिलनाडु इसका में इसका डैम, ये डैम, और यूटिलिटी केरला में, तो हमेशा ही प्रॉब्लम होता रहता है केरला और तमिलनाडु के बीच में स्टेट डिस्प्यूट, ये डिस्प्यूट क्रिएट करता है, ओके। तो ये है इसका मेन प्रॉब्लम। बाकी मैं कल दिखा चुका था सब कुछ, इसका मैप्स वगैरह कहाँ पे क्या है ये। और ये 126 ईयर ओल्ड है एक तो, ठीक है, प्लस साइस्मिक जोन 3 में आता है ये। तो ये सब इसको और भी जो है प्रॉब्लमेटिक बनाता है। और इसमें भी तमिलनाडु, केरला ने एक्यूज किया कि तमिलनाडु इसमें कोई भी इंपॉर्टेंट जो सेंसर्स वगैरह है, जो भी सेफ्टी इक्विपमेंट है, उसको इंस्टॉल नहीं कर रहा है। तो उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए कल जो है केरला ने क्या कहा कि हमें एक नया डैम बनाने पर ध्यान देना चाहिए लॉन्ग टर्म में, नहीं तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। बस यही तो मुल्ला पेरियार डैम के बारे में यही जानना है कि कहाँ है, तमिलनाडु में एग्जिस्ट करता है, और यूटिलिटी कहाँ है? केरला में यूटिलिटी है इसकी, ठीक है। बस ये बेसिक पॉइंट जानना, ज्यादा जान करके सिविल्स नहीं निकलेगा। सिविल्स निकालने के लिए जो है बेसिक्स समझना होगा, बहुत स्ट्रॉन्ग रखना होगा बेसिक्स, ओके। उसके बाद आगे आते हैं अगले पेज पे, बीच में तो कुछ खास नहीं था, डायरेक्टली चलते हैं एडिटोरियल पे। पहले छोटा वाला एडिटोरियल देख लेते हैं, ट्रैकलिंग द परसिस्टेंट ग्रोथ ऑफ चाइना। इसमें ना चाइना का परसिस्टेंट ग्रोथ होने का कारण ऑथर ने बहुत अच्छे से बताया कि क्या क्या हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे और क्या एक्चुअली में हुआ, ठीक है। पोस्ट पैंडेमिक एरा में क्यों चाइना को कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि देखो चाइना हमारा एक पड़ोसी है और साथ ही हमारा एडवर्जरी भी है, ठीक है। तो इसके चलते हमें ये जानना चाहिए कि चाइना कैसे ग्रोथ करा। वो ग्रोथ मॉडल को हो सकता है कि हम टेलर फिट करके अपने यहाँ अप्लाई करके हम भी ग्रो कर सके। एक तो ये अपॉर्चुनिटी और चैलेंजेस क्या होते हैं, अगर ये ग्रोथ कर रहा है तो हो सकता है कि जो पैसा ये आएगा इसके, वो इंडिया के खिलाफ
एडवेंचरिज्म में लगा दें तो वो एक प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इसके लिए हम लोग को इस पर पैनी निगाह बना के रखनी रहती है, और इसी कारण ये जो है आर्टिकल इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। देख लेते हैं इसमें क्या इसका, देखो इसमें कॉज क्या, अनप्रेसिडेंटेड चेंज इन इंडस्ट्रियलाइजेशन। ये जो इंडस्ट्रियलाइजेशन का मॉडल था ना उसको ही ये चेंज कर दिया, और इसमें बहुत चीजें चेंज की गई है। देखते हैं पहले शुरू में तो इन्होंने वही बताया, एक बहुत अच्छा लाइन लिखा, when the wind of change blows some build wall and other build windmill। और इसके बाद इन्होंने कहा कि चाइना ने क्या बनाया, बहुत सारा विंडमिल बनाया पैंडेमिक एरिया में, रीजन में। देखो एक्सपेक्टेड क्या था, एक्सपेक्टेड ये था कि पैंडेमिक के कारण क्या होगा, मैन्युफैक्चरर्स विल कम आउट फ्रॉम चाइना टू अदर कंट्रीज, ठीक है। और ये एक्सपेक्टेड भी था, लेकिन हुआ क्या, इसको क्या कहते हैं हम लोग, इसको कहते हैं डीफैक्टराइजेशन, ठीक है, डीफैक्टराइजेशन। ओके, ये ऐसा हो सकता था, हुआ क्या, ऐसा हुआ ही नहीं। क्यों नहीं हुआ, कारण है उसके पीछे। देखो पहले तो चाइना का 4 ट्रिलियन का जो है मैन्युफैक्चरिंग है, हमारा जीडीपी 4 ट्रिलियन का नहीं है। इंडिया का जीडीपी कितना है, 2.5 से 2.7 ट्रिलियन डॉलर के आसपास हमारा जीडीपी, और चाइना का मैन्युफैक्चरिंग कितना है, मैन्युफैक्चरिंग ही लगभग 4 ट्रिलियन का है, समझ रहे हो। मतलब कि हमारे जीडीपी से भी ऑलमोस्ट 1.5 टाइम्स 1.7 टाइम्स ये ज्यादा है, ठीक है। 2.5 पे भी पकड़ेंगे तो 400 मतलब कि 40, ठीक है ना। तो इस तरह से है ये। तो इसके कारण क्या होता है कि चाइना विच इज मोर देन इंडिया जीडीपी, ठीक है, वुड गेट डिस्पर्स टू न्यू लोकेशन, पर ऐसा हुआ नहीं। क्यों नहीं हुआ, उसके पीछे कारण बहुत सारे, उसी में वही डिस्कस किया गया है इसमें मेनली देखते हैं आगे। चाइना अकाउंट फॉर 30% ऑफ ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, एंड इक्वल टू दैट ऑफ यूनाइटेड स्टेट, जर्मनी एंड जापान पुट टुगेदर। व्हेन चाइनीज, ठीक है, डुअल सर्कुलेशन के चलते नहीं हुआ, ठीक है। ये एक फेनोमेना है जो कि चाइना ने करके दिखाया, डुअल सर्कुलेशन। अब होता क्या है डुअल सर्कुलेशन में, पहले इंटरनल को मजबूत करना है, इंटरनल शाइनिंग करना है, ठीक है, इंटरनल शाइनिंग को मजबूत कर देते हैं इसको, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, इंटरनल को मजबूत करना है, और उसके बाद क्या करना है, इंटरनल जैसे ही मजबूत हो जाएगा तो फिर एक्सटर्नल सेक्टर पे कब्जा करना है। तो यही इसका पॉलिसी है चाइना का, ठीक है। तो चाइना की क्या पॉलिसी है, इंटरनल को मजबूत करना और फिर एक्सटर्नल पे कब्जा करना है। ओके, देखते हैं। 2 एलिमेंट स्ट्रेटेजी वाज क्लियर। द फर्स्ट there would be more reliance on internal circulation, ठीक है, which is domestic cycle of production, distribution and consumption, supported by innovation, upgrading in the economy. This was identified as the root of development. Second, ठीक है, तो root of development क्या था, internal को मजबूत बनाना, और second क्या था, external circulation, intended to hasten the process of surplus accumulation would lose, okay, would lose its primacy over time। देखो होता क्या है कि जो आपका सरप्लस एक्यूमुलेशन होता है वो समय के साथ क्या होता है, उसकी प्राइमेसी खत्म हो जाती है। जैसे ही उसकी प्राइमेसी खत्म हो जाएगी तो उससे पहले ही इन लोगों का क्या एम था कि उससे पहले ही जो है ये एक्सटर्नल को इतना स्ट्रॉन्ग कर ले कि ये जो प्राइमेसी हुई थी वो सिर्फ एक सप्लीमेंट्री रोल की तरह रहे, ठीक है। इन सेंटर पीस ऑफ द स्ट्रैटेजी was that China would continue to emphasize on industrialization. China would continue to emphasize on industrialization and cut its dependent on global trade. तो global trade पे डिपेंडेंट कट कर देगा, मार्केट, ठीक है, ग्लोबल ट्रेड और मार्केट से डिपेंडेंट कट करेगा। द टू सर्किट्स आर एक्सपेक्टेड टू कॉम्प्लीमेंट ईच अदर। मतलब पहले क्या करेगा, इंटरनल को ग्रो करेगा, इससे सरप्लस पैदा करेगा, सरप्लस पैदा करके इसको फीड करेगा एक्सटर्नल ग्रोथ में, ठीक है। और समय के साथ क्या होगा इसका, इसके कारण क्या होगा, इसका डिपेंडेंस जो होगा किस पे, ग्लोबल मार्केट एंड ट्रेड पे ये डिक्लाइन करेगा, ठीक है। क्यों डिक्लाइन करेगा, इंटरनल ही इतना स्ट्रांग हो जाएगा, और ये फिर अब ट्रेड में पॉजिटिव बैलेंस ऑफ ट्रेड रखने की कोशिश करेगा। अब मैन्युफैक्चरिंग एडवांस्ड कैसे है इसका, ये जो है सबसे तगड़ा काम क्या किया, एआई पे वर्क किया है। लेबर यूनियन के लेबर, इसके यहाँ क्या हुआ, जैसे ही डियर हुआ लेबर, मतलब महंगा हुआ लेबर, वैसे ही इसने एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स, ठीक है, दोनों का पूरा भरपूर सहारा लिया और इन लेबर को ही रिप्लेस कर दिया। पढ़ते हैं। कन्वेंशनल मॉडल क्या होता है, पहले एग्रीकल्चर ग्रो करता है, फिर मैन्युफैक्चरिंग ग्रो करता है, फिर सर्विसेज ग्रो करता है। ये कुछ और ही खेल रहा है। चाइना इज स्टिमुलेटिंग द ओवरऑल ग्रोथ बाय कैटलाइजिंग द इंडस्ट्रियल सेक्टर, ठीक है, तो इंडस्ट्रियल सेक्टर पे ही कैटलाइज किया, परसुइंग अ रेडिकल शिफ्ट इन अप्रोच, और अप्रोच को ही शिफ्ट कर दिया। चाइना इज यूजिंग
इंक्रीजिंगली स्किल्ड लेबर। अब ये चाइना क्या कर रहा है, बहुत ही स्किल्ड लेबर का यूज कर रहा है, राइट। तो चाइना इज डूइंग व्हाट, चाइना इज यूजिंग वेरी इंक्रीज लेबर फोर्स एंड स्ट्रेटेजिक रॉ मटेरियल टू इनहांस ऑलरेडी हाईली डेवलप्ड मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी। मतलब जो इसका पहले से ही हाईली मैन्युफैक्चरिंग, देखो वर्ल्ड का मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे, चाइना का मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे, ठीक है, सपोज दैट। अब क्या हो रहा है, इसको और ये किस चीज से फिट कर रहा है, स्किल्ड लेबर से, टेक्नोलॉजी से, ठीक है, और रॉ मटेरियल से। तो ये क्या होगा, ये ग्रो करेगा, और ये जो इसका डिसिमिलैरिटी है या फिर ये जो इसका डिफरेंस है दोनों के बीच में, न्यू चाइनीज मैन्युफैक्चरिंग और वर्ल्ड मैन्युफैक्चरिंग के बीच में, वो बढ़ जाएगा। तो इससे क्या होगा, इंडस्ट्रियलाइजेशन को एडवांस मैन्युफैक्चरिंग की तरफ पुश मिलेगा, हायर लेवल ऑफ ऑटोमेशन जो ये कर रहा है। उसके अलावा ये दोनों तो पॉइंट इसने लिख दिया, और ये टेक्नोलॉजी वाला पॉइंट अब लिख रहा है, विच हैज बूस्टेड द वर्ल्ड बीटिंग एडॉप्टेशन ऑफ आर्ट एआई, है ना। Chinese manufacturing a new kind of predominance growing sector are less expected lower cost competition। अब ये लोअर कॉस्ट कंपटीशन को से भी परे उठ गया है। अब ये कोई भी चीज में जो है लेबर का कॉस्टिंग बचा लेगा तो और भी लोअर पे जा सकता है, तो दूसरा को जो है ये अब लोअर कॉस्ट कंपटीशन देगा, ठीक है। अब ये खुद लेस एक्सपोज्ड है उससे, ओके। As traditional Chinese industries confront rising labor cost, AI has emerged as an alternative, ठीक है। जो ट्रेडिशनल चाइनीज इंडस्ट्री था, जो कि AI जिसपे कि ये क्या बोलते हैं, इमर्जिंग ये लेबर कॉस्ट बहुत ज़्यादा था जिसमें, तो उसमें और बढ़ भी रहा था, उसमें क्या किया, ये सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करने लगा, ओके। नाउ आगे देखते हैं इसमें क्या लिखा है। ऑपरेशनल कॉस्ट घट जाएगा उससे, तो ओवरऑल कॉस्ट घट जाएगा, वही सब है। ट्रांसपोर्टेशन में भी सहूलियत हो रही है, तो उसके कारण जो है चाइना को फायदा मिल रहा है। और एक फैक्ट ये है कि चाइना के पास एआई का पेटेंट जो है वो जो है यूएस से भी ज़्यादा है, इज ग्रेटर देन यूएसए पेटेंट, ओके, ऑन एआई। तो इतना तगड़ा ये सब का ये किया हुआ है, ठीक है। और ये 2014 के बाद ही चाइना जो है ओवरटेक कर गया, ओवरटेक, ओके। इसके बाद आते हैं कहाँ गया, ये रहा, ठीक है। रोबोटिक्स वगैरह वही सब लिखा हुआ है, यहाँ पे एग्जांपल दिया है कि इस फॉर्म में क्या किया है। इन पोस्ट पैंडेमिक एरा चाइना इज पोजिशनिंग इटसेल्फ इन फोरफ्रंट इन मैनिफेस्टेटिंग एन अनप्रेसिडेंटल चेंज इन इंडस्ट्रियलाइजेशन। देखिए रहो चेंज कैसे किया, इसका चेंज का बहुत सिंपल ये है, वो क्या स्ट्रैटेजी है, वो है डुअल सर्कुलेशन स्ट्रैटेजी, ठीक है। इट हैज मेड इट माइट टेक इयर्स फॉर रेस्ट ऑफ द इमर्जिंग इकोनॉमी टू शिफ्ट गियर टू मूव टू सच अ फेज ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन एज अर्ली मूवर चाइना इज laying groundwork for setting itself as upper leader. This seems to be a realization that not only how much an economy manufacture but also how adroitly it does it matters in new era। मतलब सिर्फ क्वांटिटी नहीं क्वालिटी भी देखो, एक तो होता है कि मान लो चाइना पहले 10 यूनिट्स, ओके, 5 यूनिट टाइम में मैन्युफैक्चर करता था, ठीक है। अब क्या हो रहा है, यही 10 यूनिट जो है चाइना 3 यूनिट्स टाइम में मैन्युफैक्चर कर रहा है। तो इससे क्या होगा, ओवरऑल प्रोडक्टिविटी तो बढ़ गई, प्रोडक्टिविटी प्लस एफिशिएंसी बढ़ गई। इसके चलते क्या होगा, प्रॉफिट बढ़ गया। प्रॉफिट बढ़ने से क्या हुआ, चाइना का जीडीपी बढ़ गया। जीडीपी बढ़ने से क्या हुआ, चाइना एक सुपर पावर के रूप में इमर्ज कर रहा है, बिकॉज वी नो दैट इकोनॉमी इज द गार्जियन ऑफ पॉलिटी, ओके, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। आते हैं हम लोग नेक्स्ट पे, ये नेक्स्ट पेज पे आते हैं। ये वाला देख लेते हैं, रंगाराजन सर का आर्टिकल आया है, ये इकोनॉमी पे हमेशा इनका अच्छा आर्टिकल आता है, ठीक है। तो इन ग्लोबल अनसर्टेनिटीज इंडियाज ग्रोथ प्रोस्पेक्ट नॉर्मलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी हैज बीन डिस्टर्ब्ड एंड द ग्रोथ ऑब्जेक्टिव वुड बी सर्व्ड एप्ट बाय फिस्कल पॉलिसी मूव। मतलब इनका कहना है कि फिस्कल पॉलिसी मूव से जो है, जो भी नॉर्मलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी डिस्टर्ब हुआ है उसको और ग्रोथ ऑब्जेक्टिव जो हमारा है, उन दोनों को जो है फिस्कल पॉलिसी मूव से सही रखा जा सकता है। इन्होंने बहुत सारा फैक्ट्स का बात किया है, हम लोग इसको बहुत ऊपर से ही देखेंगे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ही डेटा ड्रिवन और टेक्निकल है, ठीक है। टेक्निकलिटी तो बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी, पर डेटा ड्रिवन इतना डेटा का काम नहीं आता एग्जाम में, ठीक है। और ऐसे भी ये क्वार्टरली डेटाज है, तो मोर और लेस इसका कोई मतलब नहीं रह जाता हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। देखते हैं क्या है इनका कहना है कि देखो, बहुत सिंपल कहना है, जो भी जीडीपी हमने एक्सपेक्ट किया था वो अब नहीं उतना है। क्यों नहीं उतना है, बहुत सिंपल कारण है। एक, ग्लोबल अनसर्टेनिटीज, ठीक है, जियोपॉलिटिक्स के चलते। दूसरा क्या है, क्रूड अपसर्ज इम्पैक्ट। अदर चैलेंजेस क्या है, फिस्कल इम्प्लीकेशंस। क्योंकि देखो क्रूड जब नहीं मिलेगा ना, क्रूड ऑयल जब नहीं मिलेगा तो क्या होगा, मैंने फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चरिंग भी नहीं हो पाएगा, बहुत सारा चीज़ है। फर्टिलाइजर्स भी हम लोग का इम्पोर्ट सब्सिडी भी बढ़ जाएगा फर्टिलाइजर्स पे,
ये सब्सिडी देना पड़ जाएगा फर्टिलाइजर्स पे, ठीक है। उसके अलावा क्या होगा, उसके अलावा तो मेन इन्होंने यही मेंशन किया है, और हम लोग देख लेते हैं। सेक्टोरल सप्लाई साइड बॉटलनेक्स भी होंगे, ठीक है, कॉस्ट एस्केलेशन होंगे, ये सब देखेंगे हम लोग इसी में आर्टिकल में। पर अच्छा, इसमें कुछ उन्होंने टेक्निकल टर्म्स भी यूज किया, जैसे कि एक इन्होंने यूज किया है बेस इफेक्ट, ठीक है। दूसरा इन्होंने बहुत बार यूज किया इन्फ्लेशन। तीसरा ये एक वर्ड यूज करते हैं बार बार, इनके आर्टिकल्स में हमेशा ही आपको मिलेगा, प्राइस एडजस्टेड, यहाँ पे लिखा होगा, रुकिए, या हियर इट इज, हाई इम्प्लिसिट प्राइस डिफ्लेटर बेस्ड इन्फ्लेशन, ओके। तो ये समथिंग लाइक जीडीपी डिफ्लेटर के तरह है, ठीक है, नॉट एग्जैक्टली सेम, पर समथिंग लाइक दिस, मीन्स इट मेजर्स इन्फ्लेशन। अब इन्फ्लेशन जीडीपी डिफ्लेटर से इनडायरेक्टली मेजर किया जाता है, नॉट डायरेक्टली, ठीक है। जीडीपी डिफ्लेटर का वैल्यू, जीडीपी डिफ्लेटर का क्या होता है वैल्यू, नॉमिनल जीडीपी बाय रियल जीडीपी, ठीक है। तो जीडीपी डिफ्लेटर तुमको एग्जैक्टली क्या दे रहा है, जितना नॉमिनल इन्फ्लेशन ही तो दे रहा है, ठीक है ना। इन्फ्लेशन को मापने का और तरीका क्या होता है, सीपीआई रिटेल लेवल पे, डब्ल्यूपीआई किस लेवल पे, होलसेल लेवल पे, ठीक है। तब देख लेते, इनका कहना ये है कि ग्रोथ रेट ऑलमोस्ट जो है, यहाँ पे देखो, सम बेस इफेक्ट कंटिन्यूड टू क्वार्टर एंड एनुअल ग्रोथ रेट में नॉट बी मोर देन 7%, ठीक है। तो एनुअल ग्रोथ रेट इनके हिसाब से ऑलमोस्ट 7% के आसपास रहना चाहिए। और इस 7% में और भी क्या चैलेंजेस आएंगे, इसमें एक आएंगे क्रूड अपसर्ज इम्पैक्ट, मतलब जो पैसा क्रूड ऑयल का जो ये बढ़ गया है, पैसा ये दाम बढ़ गया, करीब करीब 120 130 तक गया था, 123 तक गया था, और एवरेज पकड़ लेते 100 डॉलर प्रति बैरल, तो फिर भी क्रूड का जो अपसर्ज हुआ तो है ही, ठीक है। तो उसके चलते भी ये घटेगा 7%। और हम लोग इसके साथ क्या पकड़ेंगे, हम लोग इन्फ्लेशन पकड़ेंगे, जो इन्फ्लेशन आया है ग्लोबल और हमारे इंडियन मार्केट में, तो वो इन्फ्लेशन भी और पकड़ लें साथ में, तो ये होगा प्रॉब्लम, ठीक है। अच्छा, तो उसके बाद देख लेते हैं, अगर 7% से, तो मतलब ये ऑलमोस्ट इसके इफेक्ट से कितना, करीब करीब 6%, 6.5% के लगभग हम लोग मान सकते हैं कि सारा इफेक्ट मिला जुला के 6.25% मिलेगा। अगर 6.25% मिलेगा, ठीक है, तो नॉमिनल जीडीपी को, अब ये तो हो गया रियल टर्म्स में, ठीक है, रियल टर्म्स में हम लोग बात कर रहे हैं। नॉमिनल टर्म्स में अगर हम लोग कभी देखो, अभी सीपीआई कितना चल रहा है, ऑलमोस्ट 6% के आसपास चल रहा है, ठीक है, सीपीआई। तो इन दोनों को जोड़ के, क्योंकि हमें पता है कि नॉमिनल जीडीपी, या ये बोलो कि इन्फ्लेशन जो होता है, वो कैसे हम लोग देखते हैं यहाँ इस वाले सेक्शन में, तो नॉमिनल जीडीपी, रियल जीडीपी इक्वल्स टू नॉमिनल जीडीपी माइनस प्लस माइनस इन्फ्लेशन, माइनस ही रखते हैं क्योंकि वो कम ही आएगा, ठीक है ना। तो नॉमिनल जीडीपी क्या होता है, नॉमिनल जीडीपी इक्वल्स टू रियल जीडीपी प्लस इन्फ्लेशन रख लो, ठीक है, रियल बराबर नॉमिनल माइनस इन्फ्लेशन। तो नॉमिनल जीडीपी हमें निकालना, तो 6% प्लस 6% पकड़ लो, मतलब करीबन 12%, मतलब 12-13% के आसपास इसका हमारा क्या मिलेगा, हमें नॉमिनल जीडीपी मिल जाएगा, ठीक है, यहाँ लिखा हुआ होगा। इन्फ्लेशन इन्होंने 6.5% पकड़ा है, और रियल ग्रोथ 6 से 6% पकड़ा, तो ऑलमोस्ट 13% के हमें लगभग मिल जाएगा, ठीक है। अगर टैक्स बायंसी, ठीक है, हम क्या पकड़ते हैं 1% के आसपास। अब मैं ये टेक्निकल टर्म्स में देखो, ये तो समझ में आता है नॉमिनल जीडीपी क्या होता है, रियल जीडीपी क्या होता है, इन्फ्लेशन क्या होता है, बेस इफेक्ट क्या होता है, पिछले साल जितना जीडीपी था और इस साल जितना जीडीपी है, उसी से रिलेटेड होता है, ठीक है। जैसे मान लो पिछले साल तुम्हारा जीडीपी 2% था, ठीक है, और इस साल, तो पिछले साल के कंपैरिजन में जब इस साल जीडीपी देखेंगे तो ज्यादा प्रतीत हुआ, क्योंकि समथिंग मान लो यहाँ पे 3% हुआ इस साल, ठीक है, बाई 2%, तो 1.5 टाइम्स का ग्रोथ दिखेगा। लेकिन यही जीडीपी अगर 2.5% रहता, ठीक है, और ये ग्रोथ 3% होता, तो कितना दिखता, कम दिखता, 3/2.5, 30/25, मतलब कि 6/5, 1.2% का ही दिखता चेंज, समझ रहे हो, 1.2 टाइम्स का ही चेंज दिखता। तो ये हम बात करना चाहते हैं, ये होता है जितना बेस इफेक्ट, तो जितना छोटा बेस रहेगा उतना ज्यादा ना प्रतीत होगा, ज्यादा ग्रोथ रेट हुआ है, तो वही बेस इफेक्ट होता है, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं एक और टर्म पे, टैक्स बायंसी। क्या होता है टैक्स बायंसी, होता है कितना बायंट है टैक्स, मतलब ये 1% टैक्स कितना से इंक्रीज करेगा, ठीक है, कितना ये, रुको, इसका हम टैक्स बायंसी का एक बार डेफिनेशन ही देख लेते हैं, टैक्स वैल्यू, टैक्स बायंसी यहाँ देखते हैं, ठीक है। टैक्स बायंसी जनरली इकोनॉमी रिलेशनशिप बिटवीन चेंजेस इन गवर्नमेंट टैक्स रेवेन्यू एंड चेंजेस इन जीडीपी, मतलब एक यूनिट जीडीपी चेंज पे कितना टैक्स जो है चेंज करेगा, ओके। का डेफिनेशन कहीं दिया होना चाहिए, बाइजूस के साइड पे देखा जाए, लेट्स सी। टैक्स बायंसी इज द रिलेशनशिप
between various government tax income and change in potential GDP. ठीक है, when a tax collect greater revenue without changing the rate of taxing, it is said to be buoyant. मतलब जब एक टैक्स का जो वैल्यू है उसके चलते ज्यादा रेवेन्यू जनरेट हो रहा है बिना उस टैक्स के रेट को चेंज किए हुए, कोई भी टैक्स है, मान लो कोई टैक्स जैसे प्रॉपर्टी टैक्स, ठीक, प्रॉपर्टी टैक्स नहीं, मान लो कोई टैक्स है इनकम टैक्स, इनकम टैक्स भी लेना ठीक नहीं होगा, कोई भी ऐसा टैक्स ले लेते हैं जो कि रेवेन्यू जनरेट कर रहा है बिना उसके रेट को चेंज किए हुए, तो उसको बायंट कहेंगे. टैक्स बायंस इज इन्फ्लुएंस्ड बाय सेवरल फैक्टर इंक्लूडिंग वॉल्यूम ऑफ टैक्स बेस, कितना आदमी टैक्स दे रहा है, अट्रैक्टिवनेस ऑफ टैक्स अथॉरिटी, कितना ज्यादा चांस है कि टैक्स अथॉरिटी पहुंच जाए अगर वो टैक्स नहीं पे किया गया, एंड रैशनल एंड ट्रांसपेरेंसी ऑफ टैक्स रेट. यही सब है. तो समझ गए ना ये टैक्स बायंसी क्या होता है. चलो आते हैं वहां पर इस पे. ठीक है, टैक्स बायंसी में 1% का पकड़ ले, मतलब कि जीडीपी के रिस्पेक्ट में 1% टैक्स बायंसी रहेगा अगर, तो कितना आ जाएगा हमको. तो ये इसके चलते गवर्नमेंट कुछ ज्यादा ये रेवेन्यू जनरेट करेगा. जैसे ही गवर्नमेंट ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करेगा तो क्या होगा, तो एक्सपेंडिचर ज्यादा कर पाएगा. लेकिन उसके बाद क्या होगा, इंक्रीज इन सम कंपोनेंट ऑफ एक्सपेंडिचर ऑल्सो. ठीक है, टैक्स बायंसी अगर 1% टैक्स बायंसी है भी, ठीक है, तो एक्सपेंडिचर भी तो बढ़ गया. टैक्स बायंसी में तो क्या दिखाया है, इनकम इंक्रीज दिखाया. ठीक है, तो एक्सपेंडिचर भी तो इंक्रीज कर गया. क्यों, क्योंकि ग्लोबल क्रूड में जो पैसा जा रहा है, ग्लोबल क्रूड जो बढ़ता जा रहा है, उसके चलते क्या होगा, पेट्रोलियम और फर्टिलाइजर सब्सिडीज भी तो हमारा बढ़ेगा, क्योंकि वहाँ महंगा हो गया, तो यहाँ पे उसी रेट पर कराना तो सब्सिडी बढ़ जाएगा. ठीक है, इसीलिए गवर्नमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि फिजिकल डेफिसिट टारगेट्स को जो है बजटेड लेवल के अंदर रखे. ठीक, इसके बाद देखते हैं इकोनॉमिक चैलेंजेस जो ग्लोबल अनसर्टेनिटी से आ रहे हैं. वर्सनिंग ऑफ द करंट अकाउंट ऑब्वियसली बैलेंस को वर्सन करेगा, तो हायर इंपोर्ट बिल्स विद डेप्रिशिएटिंग रुपीज. तो दो तीन फिर कैसे और क्या क्या चैलेंजेस दे रहा है ये. एक तो डिक्रीजिंग बैलेंस ऑफ ट्रेड, दूसरा डेप्रिशिएटिंग रुपी. ठीक है, ये दोनों के मिलकर क्या करेगा, एक्सपोर्ट को और महंगा बना देगा. ठीक है, इसके बाद वही सब है. और सेकेंड सेक्टोरल साइड सप्लाई साइड बॉटलनेक्स भी होगा, कॉस्ट एस्केलेशन भी होगा, क्योंकि देखो ट्रांसपोर्टेशन रुका हुआ था, सामान अवेलेबल नहीं था, तो सप्लाई साइड में भी बहुत सारे सेक्टर्स में, जैसे कॉन्टैक्ट इंटेंसिव सेक्टर है, टूरिज्म हो गया, होटल इंडस्ट्रीज होटल हो गया, ये सब में क्या होगा, इसमें तो ऐसे भी सप्लाई साइड एकदम खत्म ही हो गया है इसके कारण, पैंडेमिक के कारण, तो वहाँ भी बॉटलनेक्स है. ठीक है, उसके अलावा सेक्टर जो कि हेवीली पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे से रिलेटेड होगा, फर्टिलाइजर्स, आयरन, स्टील, ट्रांसपोर्टेशन, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, कोल वुड बी एडवर्सली अफेक्टेड. ठीक है, इसके अलावा देख लें, उसके अलावा तो एडवर्स इफेक्ट विद रिगार्ड टू फाइनेंशियल फ्लो. अच्छा, एफपी और एफडीआई दोनों में अंतर दोनों की कम हो रहा है. क्यों, क्योंकि यूएस फेड ने, मतलब कि बहुत सारे वर्ल्ड के बहुत सारे बैंक्स ने, जो बड़े बड़े बैंक्स है और फेडरल बैंक सब अलग अलग कंट्रीज के, उन्होंने क्या किया, अपना पॉलिसी रेट टाइटन किया है, तो उसके चलते जो है यहाँ से भी एफडीआई फ्लो बाहर की तरफ होना शुरू हो गया है. ठीक है, उसके बाद देखने आगे हम लोग, वही सब है बातें, इसके अलावा तो कुछ है नहीं. ऑयल मार्केटिंग कंपनीज आर नॉट अलाउड टू रीच द प्राइस. अगर देखो एक बात यहाँ पे ये है कि अब गवर्नमेंट को ये डिसाइड करना है कि ऑयल का बढ़ता हुआ दाम का बर्न किस पे पड़ेगा, क्या कंज्यूमर पे पड़ेगा या ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पे पड़ेगा या गवर्नमेंट पे पड़ेगा. देखो, इफ ऑयल मार्केटिंग कंपनीज आर नॉट अलाउड टू रेज द प्राइस ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट, अगर उन्हें ऑयल मार्केटिंग कंपनी को पेट्रोलियम प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ाने की सुविधा को अलाउ नहीं किया जा सकता है, तो बिल ऑफ ऑयल सेक्टर लिंक इंसेंटिव वुड गो अप. तो ऑयल सेक्टर से जो भी इंसेंटिव जुड़ा, जो बिल है वो बढ़ जाएगा. अगर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट रिड्यूस करता है एक्साइज ड्यूटी वैट पेट्रोलियम प्रोडक्ट पे, तो उनका टैक्स रेवेन्यू घट जाएगा. ठीक है, अगर प्राइस इज लार्जली पास ऑन टू कंज्यूमर एंड इंडस्ट्रियल यूजर, ऑलरेडी वीक इन्वेस्टमेंट है और प्राइवेट तक होगा क्या, अगर कंज्यूमर के पास जाएगा तो पहले ही से कंज्यूमर के पास पैसा नहीं है, तो क्या हो गया, उसके चलते ऑलरेडी वीक है कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट का इकोनॉमी में, डोमेस्टिक पार्ट से, तो वो और वीक हो जाएगा. ठीक है, if growth is to revive, maximum attention should be paid of supporting consumption growth and reducing cost of industrial input with a view of improving capacity utilization. अगर ग्रोथ को करना है तो कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट बढ़ाना होगा, इंडस्ट्रियल इनपुट्स को सस्ता करवाना होगा. ठीक है, और इसी के लिए फिजिकल मार्क्समैनशिप की हमें जरूरत है. यही इस आर्टिकल ने मोटा मोटा बताने की कोशिश किया है. यस, दिस आर्टिकल इज वेरी टेक्निकल. ठीक है, अगर आपका इकोनॉमिक ऑप्शनल है तो आप जरूर इसे बहुत अच्छे से पढ़ें. अगर जीएस के व्यू पॉइंट से पढ़ना, बस ये समझें कि किस तरह ये एक दूसरे से रिलेटेड है, कि वहाँ तेल का दाम बढ़ा तो यहाँ फर्टिलाइजर सेक्टर का भी दाम बढ़ गया. और यहाँ पे जो है इंडिया में पहले से क्या कंडीशन है, बैकग्राउंड क्या है. इंडिया में बैकग्राउंड ये है कि कंज्यूमर के पास पैसा नहीं है, इंडस्ट्रीज जो है वो ऑयल सस्ते दरों पर खरीदना चाहेगी. क्यों, क्योंकि उन्हें तो ऑयल लिंक जो इंसेंटिव्स है उसका दाम ज़्यादा गवर्नमेंट को पड़ जाएगा. तो अब गवर्नमेंट को ये डिसीजन लेना है किस तरह से इसमें एक बैलेंस स्टैब्लिश करेगी गवर्नमेंट. ओके, लेट्स मूव फर्दर. ठीक है, अंडरस्टैंडिंग पुतिन एंड रशियन साइकी, ठीक आर्टिकल है, उतना भी बहुत अच्छा आर्टिकल नहीं है. ये बताना चाह रहा है कि रशिया का स्टांस है, ठीक है,
ये इट कैन बी प्रूवन, हिस्टोरिकली प्रूवन है, ठीक है, कि जब भी कभी ये यूक्रेन को रशिया क्या है, कंसीडर यूक्रेन एज इट्स पार्ट, और जब भी कोई पावरफुल शासक बैठेगा रशिया की गद्दी पर तो वो हमेशा ही क्या करेगा, वो हमेशा ही यूक्रेन पे को कब्जे में लेने की कोशिश करेगा। यही है इसका, इसको हम लोग थोड़ा सा बस यहाँ पे लास्ट पैराग्राफ पढ़ लेते हैं। What patterns can we see from the Russian past, including the period of communist rule? In time of crisis, Russian leaders have tend to seek oppressive control instead of peace talks. ठीक है, तो जब भी क्राइसिस होता है तो एक तो अपना ही जनता को सब पकड़ के बंद कर देता है, टॉर्चर करता है, प्लस बगल वाला पे कब्जा करने की कोशिश करता है। पीस के बाद पीस और शांति का बात ये सब नहीं करता है। रशिया एक्सपेंशन वेस्टवर्ड विल ऑलवेज एग्जिस्ट दिस वॉर और इज नो सरप्राइज। जब भी रशिया हमेशा ही यूक्रेन और वेस्ट को कब्जा करने की कोशिश करेगा, क्यों? क्योंकि उसको मैरीटाइम रिक्वायरमेंट्स है, उसको समुद्र चाहिए ट्रेड करने के लिए, और वो वेस्ट में है, ईस्ट वाला कर नहीं सकता क्योंकि बर्फ जमा हुआ है वहाँ आर्टिक सागर में, मतलब आर्टिक, और वहाँ पे ये नॉर्दर्न पैसिफिक में, तो बचता है वेस्ट ही करने के लिए, और बीच में साइबेरिया है, इतना बर्फ कैसे उधर लेके जाएगा, तो यूरोप से तरफ से पकड़ लेगा ये, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ है इट इज लाइकली दैट अदर स्टेट अलोंग बाल्टिक एंड ब्लैक सी विल सी द थ्रेट टू देयर सॉवरेनिटी, सब ठीक है। कॉन्टेक्स्ट हैव चेंज्ड, ठीक है, बट साइकी ऑफ रशियन लीडर्स सीम टू रिमेन द सेम। कॉन्टेक्स्ट तो बदलता ही रहता है लेकिन इनका साइकी सेम है, ठीक है। इकोनॉमिक डिपेंडेंस ऑफ वर्ल्ड टुडे हैज मेड इट मोर इंपॉर्टेंट फॉर द लीडर टू लर्न एंड एक्सेप्ट रशिया to accept Russia the way it is and deal with it rather than expecting it to change। अब जो सिचुएशन है, ग्लोबल इंटरकनेक्शन, ग्लोबलाइजेशन और इकोनॉमी का इंटीग्रेशन है पूरा वर्ल्ड का, वो एक बात तो समझा देगी रशिया जैसा है वैसा ही रहेगा, उससे अब उसको चेंज करने का मतलब नहीं, हमें उससे इसी हाल में डील करना होगा। इफ ही इज प्रिवेंटेड नाउ, अगर ये वॉर अभी रोका गया तो कल को इकोनॉमिक क्षेत्र में होगा, कल को साइबर क्राइम साइबर क्षेत्र में होगा, लेकिन होगा जरूर क्योंकि ये रशिया की साइकी में। पूरा आर्टिकल इसी से रिलेटेड, गिव इट अ रीड, इफ यू डोंट अंडरस्टैंड आस्क मी इन कमेंट बॉक्स, आई पुट समथिंग मोर ऑन दिस, ओके। लेट्स सी टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट पेज। कंट्रोवर्सी ओवर मेकेडाटू वाटर प्रोजेक्ट, ठीक है, मेकेडाटू वाटर प्रोजेक्ट, दो तीन फैक्ट है जो जानना है, बाकी सब इसमें कुछ खास है नहीं। जैसे वो जो है आपका केरला और तमिलनाडु के बीच में कौन सा प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट देखिए आज हमने उस पर डिस्कशन भी किया। लेट्स सी द नेम वंस अगेन, इट इज ऑन पेज नंबर 2 एंड दैट इज कॉल्ड मुल्ला पेरियार डैम, ओके। तो कौन सा डैम है? मुल्ला पेरियार डैम, राइट, ओके। तो यहाँ पे जैसे केरला और तमिलनाडु के बीच में कौन सा डैम चैलेंज है? मुल्ला पेरियार डैम, फाइन। उसी तरह सेम मेडाकाटू वाटर प्रोजेक्ट किसके के बीच में है? कर्नाटका एंड तमिलनाडु के बीच में है, बस यही है, ठीक है। अब देख लेते हैं इसमें क्या है, पढ़ लेते हैं इसको, इसका जिस्ट पढ़ते हैं तब इसको और हम एक्सप्लेन करेंगे। कर्नाटका एंड तमिलनाडु आर एट लॉगरहेड्स ओवर मेकाडाटू ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट अक्रॉस कावेरी रिवर, ठीक है। तमिलनाडु असेंबली has passed a resolution against the project while Karnataka legislature assembly has set to counter it with a resolution seeking project early implementation of the agreement। अभी कर्नाटका को किस सेक्शन को ये पानी पहुंचाता है? तो कर्नाटका के बेंगलोर शहर को, बेंगलुरु, ठीक है। अब ये शहर है, बहुत बड़ा शहर है, यहाँ की पॉपुलेशन भी बहुत ज्यादा होगी, तो ये मेकेडाटू वाटर प्रोजेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इस कॉन्टेक्स्ट में। आगे पढ़ते हैं। इट इज अ ड्रिंकिंग वाटर कम पावर जनरेशन प्रोजेक्ट, समझ रहे हो, ड्रिंकिंग वाटर किसके लिए? पूरा बेंगलोर शहर के लिए, और पावर जनरेशन भी कर रहा है। प्रपोज बाय कर्नाटका क्रॉस द रिवर कावेरी, 9,000 करोड़ का बैलेंसिंग रिजर्वायर होगा मेकेडाटू पे ऑन कर्नाटका तमिलनाडु बॉर्डर इन विसैज इंपाउंडिंग ऑफ 67.15 टीएमसी 1000 मिलियन क्यूबिक फीट ऑफ वाटर। समझ में आया? तो कर्नाटका तमिलनाडु, तमिलनाडु है ये, कर्नाटका है ये, तो यहाँ पे जो है कावेरी रिवर पे इधर, तो कुछ इधर होगा कुछ इधर होगा, दोनों के बीच में होगा, दोनों एक दूसरे से लॉगर हेड पे आ गए हैं, ठीक है। Karnataka has argued that since the project falls inside its own jurisdiction limit, Tamil Nadu permission is not needed, ठीक है। अब कर्नाटका क्या कहना है कि प्रोजेक्ट का मेजर प्रोजेक्ट ही लगभग इनके अंदर आता है, इनके स्टेट टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन में आता है, तो तमिलनाडु की क्या रिक्वायरमेंट है, उसका परमिशन कोई जरूरत नहीं। तमिलनाडु इस पर पक्का ये कहेगा या कह भी रहा होगा कि रिवर तो हमारे यहाँ से फ्लो करते हैं, तुम्हारे यहाँ तो हमें दिक्कत होगी, ठीक है। तो ये सब चैलेंजेस है इसके। तो इसमें मेजर जो फैक्ट जानना, मेकेडाटू रिवर कहाँ है, तो ये जान लेने में फायदा है। तो ये ऑब्वियसली कावेरी रिवर के ऊपर ये वाटर प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है, और ये बेंगलुरु को फीड करने, वाटर सप्लाई करने के लिए और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके पहुंचाने के लिए है, बेंगलुरु अनदर रीजन में। और ये किसके किसके बीच का डिस्प्यूट है? कर्नाटका और तमिलनाडु के बीच में। कर्नाटका कहता है कि पूरा का पूरा प्रोजेक्ट हमारे एरिया में आता है, इसलिए तमिलनाडु की हमें कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। आर्टेमिस प्रोग्राम पढ़ लेते हैं, इसका तो यही काफी है, जिस्ट अच्छा आसानी से। Artemis 1 is an uncrewed space mission where the spacecraft will be launched SLS, space launch satellite, not satellite, system, the most powerful rocket in the world, and will travel to itna miles from the Earth for over 4 to 6 weeks. Okay, NASA will be a gateway in lunar orbit to aid exploration by robot and astronaut. It is touted
as a critical component of NASA sustainable lunar operation. Sustainable lunar operation जाते आते रहेगा and will serve as multi-purpose outpost orbiting the moon. The learnings from Artemis program will be used to send फर्स्ट एस्ट्रोनॉट टू मार्स, मतलब कि इससे जो हम लोग सीखेंगे उसके थ्रू हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट एस्ट्रोनॉट टू मार्स भेजेंगे। बस इसमें यही है, तो जान लेना है कि ये आर्टेमिस प्रोग्राम किसके लिए, मून मिशन के लिए, किसका है, नासा का, और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। ऑब्जेक्टिव है कि मून के सस्टेनेबल मून मिशन हम लोग करेंगे, ठीक है। और भविष्य में क्या होगा, ये मार्स मिशन के लिए भी, मार्स पे पहला आदमी उतारने में हमें यूटिलिटी आएगा इसका, ठीक है। अगला देख रहे हैं क्या है, ये बस बहुत सिंपल सा, इसका भी जीएसटी पढ़ लेते हैं। A midday meal in India should provide 450 kilocalories of energy, minimum of 12 grams of protein, including adequate quantities of micronutrients like iron, folic acid, vitamin A, etc. according to midday meal scheme guideline 2006. As many children reach school on empty stomach, the school midday meal is a major source of nutrition for children. बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। तो मिड डे मील क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन है चिल्ड्रन के लिए। उसके अलावा इन द वेक ऑफ पैंडेमिक में क्या है, एंड क्लोजर ऑफ स्कूल, द गवर्नमेंट अनाउंस दैट यूजुअल हॉट कुक्ड, ठीक है। पैंडेमिक में क्या हो गया, स्कूल तो बंद हो गया, तो बना बनाया खाना तो दे नहीं सकते थे, तो रॉ फूड इसको जो है देना शुरू कर दिया ताकि इनका इम्यूनिटी और न्यूट्रिशन कॉम्प्रोमाइज ना हो। नियरली 3 months इनटू दिस डिसीजन स्टेट आर स्टिल क्या है, स्ट्रगलिंग टू इम्प्लीमेंट दिस। तो 3 महीना हो गया इस डिसीजन को लिया हुआ, लेकिन स्टेट अभी भी स्ट्रगल कर रहा है इसको इंप्लीमेंट करने से। और इसका एक वे क्या है इंप्लीमेंट करने का, इसका शुड इन्वॉल्व लोकल स्मॉल होल्डर फार्मर इन स्कूल फीडिंग सिस्टम। तो वही सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है, लोकल आदमी को अगर आप इन्वॉल्व करेंगे किसी भी प्रोजेक्ट में ना, तो प्रोजेक्ट की सक्सेस की गारंटी ज्यादा हो जाती है। क्यों? क्योंकि लोकल आदमी वहाँ की ज्योग्राफी को समझता है, वहाँ की रिक्वायरमेंट्स को समझता है, और ये समझता है कि वहाँ पे कैसे हम किसी प्रोजेक्ट को बहुत इजिली कॉस्ट इफेक्टिव वे में कर सकते हैं। तो लोकल आदमी का इन्वॉल्वमेंट हमेशा ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि लोकल आदमी का हित उस प्रोजेक्ट से हमेशा जुड़ा रहेगा। तो जब हित से हित जुड़ता है किसी का भी, जब दो पार्टीज का इंटरेस्ट जुड़ता है, तो वो हमेशा पॉजिटिव आउटकम लेके आता है। ओके, नाउ लेट्स मूव फर्दर। एक्सटेंड कॉन्टेक्स्ट बोथ ऑफ देम वी हैव डन। इधर कुछ खास न्यूज नहीं है, इस पेज पे, इस पे भी कुछ खास न्यूज नहीं है। एक ये है शिंगरीला कॉल्स फॉर अलाइनमेंट बिटवीन यूएन एंड एलएएस, ये देख लेना है। 22 मेंबर्स है इसमें, ठीक है। मेंबर्स बेसिकली कहाँ कहाँ के हैं मैं बना देता हूँ, ठीक है, फाइन। ठीक है, तो इसमें जो बेसिकली मेंबर्स आपको मिलेंगे वो यहाँ के मिलेंगे, इस एरिया के, ये अपर ये अफ्रीकन एरिया और पूरा ये एरिया, ठीक है। तो इससे टोटल कितने मेंबर है, 22 मेंबर है। और 2015 में आई थिंक 2011 से सीरिया का इसमें ऑपरेशन सस्पेंड कर दिया गया है, ठीक है। और सीरिया को सस्पेंड कर दिया गया इसमें से, ओके। और आई थिंक 2011 में ही हुआ था, हाँ 2011 से ही हुआ है। और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज इसमें यह है कि इसमें जो है इंडिया क्या है, ऑब्जर्वर स्टेट है, ठीक है। ये बस दो चीज याद रखना, इंडिया इज एन ऑब्जर्वर स्टेट, 22 मेंबर्स, 21 एक्टिव, 1 सस्पेंडेड, ठीक है। कहाँ का है, तो इजिप्ट, सॉरी योर मिडिल ईस्ट का इसमें पूरा का पूरा कंट्रीज है, फाइन। और इसके बाद एक ये है, एक पार्लियामेंट में डिस्कशन हुआ है, फ्यू विलेजेस रिसीव वाटर डिस्पोजल इंफ्रास्ट्रक्चर को। स्वच्छ भारत मिशन जो है 1.0 में क्या करना था, टॉयलेट बनाना था, ठीक है, पर हाउस होल्ड। 2.0 कॉम्प्लेक्स, 2.0 में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट करना है, ठीक है, टॉयलेट के साथ साथ। तो देख लेते हैं क्या बोला है। सिर्फ 12% विलेज है जो ऐसा कर सका है, लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट, ठीक है। द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर ऑल्सो लैग बिहाइंड विद 22% ही कर पाया है इसमें, ठीक है। यहाँ पढ़ लेते हैं इसके आगे क्या है। However, the second phase, which involves more complex community-level infrastructure, include facilities for collection and segregation of solid waste, compost pit and biogas plants for biodegradable waste, grey water management, soak pit and treatment of fecal sludge। देख लो, इसमें दोनों चीजें, solid waste management and liquid waste management has not been, और इसी कारण जो है ये नहीं हो पाया। स्टेट्स का भी क्या कहना, रीजन्स का साइड किया इन्होंने, complexity involved in taking up SLWM, solid and liquid waste management activities, also due to recurrence of COVID-19 pandemic। एक तो पैंडेमिक बार बार अलग अलग लहर आ जा रहा था, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोग्राम बट एट ग्राउंड लेवल, ठीक है। तो ये क्या किया, जो प्रोग्राम जो ग्राउंड लेवल पे वर्क होना था उसको इम्प्लीमेंटेशन को ये हैम्पर कर दिया, और इसी कारण प्रोग्रेस स्लो है। इसके बाद देख लेते हैं हम लोग जल जीवन मिशन है, उसमें भी क्या हुआ है कि इसमें भी जो है ढंग से नहीं हो पाया है। इसमें सिर्फ 3 ही स्टेट है जिसने ये कर पाया, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर और मेघालय, ठीक है। बट फुल्ली यूज देयर एलोकेशन फ्रॉम सेंटर, यही सब है इसमें। ऑल तो किसी ने भी पूरा नहीं कर पाया, सिर्फ यही 3 स्टेट है, हिमाचल, मणिपुर और मेघालय, जिन्होंने जल जीवन मिशन के अंदर जो है
ये अपने फंड्स को पूरा यूज़ किया और बड़ा बड़ा स्टेट लाइक कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, पंजाब, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, झारखंड, वेस्ट बंगाल, ये तमिलनाडु, ये सब नहीं कर पाया है। ठीक है, तो एक ये न्यूज़ था, ये भी ठीक है, ये जानकारी के लिए अच्छा न्यूज़ है, इसको रखना चाहिए, केस स्टडी वगैरह लिखने में काम आएगा। और इसके बाद एक G20 का है, रशिया कांट बी आफ्टर, बस जान लेना G20 में मेंबर कौन कौन, ऑब्वियसली 20 मेंबर होंगे। लेट मी मेक द मैप एंड देन वी विल डील विद इट। ओके, फाइन, ठीक है, तो इसमें मेंबर्स कौन कौन होंगे, मेंबर्स का नाम जल्दी जल्दी हम लोग लिख लेते हैं। देखो, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, मेक्सिको, यूएसए, कनाडा, साउथ अफ्रीका, फिर यहाँ पे सऊदी अरेबिया, टर्की, जर्मनी, फ्रांस, इटली, ठीक है, यूके, ओके, फिर यहाँ पे जापान, साउथ कोरिया यस, चाइना, यहाँ पे ये छूट गया, ऑस्ट्रेलिया बनाना, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, इंडिया, कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, ओके, EU होता है 19, और एक कोई बच रहा होगा, कौन सा बच गया जी, टर्की तो बोल ही दिया मैंने, एक कोई बच रहा है, यू जस्ट सी द लिस्ट, देयर आर 20 मेंबर्स, ओके। 20वां कंट्री यहाँ कौन है, रशिया है। ओके, नाउ इसके अलावा तो और कुछ न्यूज़ है नहीं। ओके, देन वी आर डन विद टुडेज न्यूज़पेपर। ओके, सो फ्रेंड्स, आई रियली होप दैट यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इसे एक थम्स अप दें, साथ ही इसे अपने दोस्तों एवं परिवार में शेयर करें। हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को तुरंत से भी पहले दबा दें, ताकि हमारी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। आप अपने सजेशन को कमेंट बॉक्स में लिखें, हम जल्द से जल्द उसे इंप्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। आप सब स्वस्थ रहें, सुखी रहें, खुश रहें, सबकी केयर करें और मन लगाकर पढ़ते रहें। जय हिंद।